अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। पहले मेरी जुबान बंद थी तुम्हारे एहतराम में, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी अनायतों के जवाब में, लेकिन तुमने ये सारे धागे खुद ही तोड़ दिए हैं, तो अब मैं भी आज़ाद हूँ। लेकिन तू आज़ाद नहीं है सुलिसाना। मुझे तुझ पर शुबा था। जब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तू गद्दारी कर रही है, तो मैंने तेरा ताक़ुब किया और यहाँ तक पहुँच गया। मैं तन्हा नहीं हूँ, देख अपने चारों तरफ मेरे वफादार तेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। सुलिसान और शाबान ने निगाहें घुमाकर देखा। दो आदमियों की टोली में आर्नाडोम के साथी बेशुमार तादाद में यहाँ मौजूद थे। सुलिसाना ने कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा मेरे भाई? खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे। गद्दारों के बारे में मैं खुद ही फैसले करता हूँ और तूने गद्दारी की है, चुनाचा इस सिलसिले में तुझे जवाबदही करना होगी और फैसला करने का हक अब मेरे पास नहीं रहा, बल्कि कुछ दूसरे भी मेरे हम आवाज होंगे। ठीक है, अगर तेरी मोहब्बत का पूरा सिला तुझे मिल जाता है तो मैं तेरा ये कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। इसे गिरफ्तार कर लो, इसे भी गिरफ्तार कर लो। मैं गिरफ्तार होने के लिए खुशी से तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए मौत भी कबूल कर सकता हूँ। ताहम मरने से पहले मैं तुझसे चंद बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे गिरफ्तार कर लो, आर्नाडोम ने सर्द लहजे में कहा, और थोड़ी देर के बाद शाबान को भी रस्सियों से जकड़ लिया गया। शाबान खामोशी से आगे बढ़ा था। सुलिसाना भी पथराई हुई सी थी। उन दोनों को बस्ती में लाया गया और शाबान को बस्ती के एक बड़े से झोंपड़े में कैद कर दिया गया। आर्नाडोम उसके सामने पहुंच गया। रात का वक्त था। झोंपड़े में एक मशल रोशन थी। आर्नाडोम कभी हिकल आदमी था। वो शाबान को देखने लगा, फिर उसने कहा, हाँ ना, तूने मुझसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए कहा था, बोल तू क्या चाहता है? मेरी और तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हारे जहन में ये तसव्वुर है कि मैंने तुम्हारी बहन को बहकाया तो इसे भी दिल से निकाल दो। अगर वो तुमसे सच बोलने पर आमादा हो तो उससे ये बात पूछ लेना कि उसकी मोहब्बत के अल्फाज की अदायगी के जवाब में मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसकी बुनियादी वजह कुछ और है। क्या? उसने गहरी निगाहों से शाबान को देखा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी मंजिल नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? सुलिसाना तो तुम्हें चाहने लगी है। मैं सिर्फ अपने साथियों की रिहाई के लिए ये काम कर रहा था। तुम्हारी बहन के जहन तक मेरी पहुंच नहीं। मैं उसे किसी भी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहता। अगर मैं तुम मेरा कसूर समझते हो तो फिर तुम्हें आजादी है, और अगर तुम वाकई अपने दिल में थोड़ी बहुत इंसानी मोहब्बत रखते हो तो ये बात समझ लो कि अगर तुमने मुझे वापस उन लोगों की कैदी बनाया तो मेरे साथ ये तुम्हारी ज्यादती होगी। लेकिन तुम्हारा आजाद होना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? इसलिए कि तुम्हें नोबिया के बारे में तफसीलात मालूम हो चुकी है। नोबिया औरत है और वो तुम्हारी बातों में आ सकती है और हो सकता है वो ये काम कर दे। लेकिन इस तरह इस जजीरे पर जो खेल शुरू होगा वो बहुत भयानक होगा। उन लोगों का ताल्लुक एक बहुत बड़े और ताकतवर इदारे से है। फर्ज करो सलानूबिया ने उन्हें हलाक कर दिया और तुम्हारे साथियों की रिहाई दिला दी, तो उसके बाद उस इदारे के दूसरे अरकान जहाजों के जरिए यहाँ पहुंचेंगे और फिर ये दुनिया भी हमारे लिए महफूज नहीं रहेगी। हमने तमाम मसलतों को सामने रखते हुए आज तक अमल किया है और दोस्ती के रिश्ते कायम रखे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो जाएगा और मेरी वजह से अगर मेरे साथियों को नुकसान पहुंचा तो उनसे हमें क्या गर्द हो सकती है? तो फिर तुम मेरी एक दरख्वास्त जरूर कबूल करो, इंसानियत के नाम पर ही सही, या जो कुछ तुम समझ लो। क्या? आर्नाडोम ने सवाल किया। मुझे उन लोगों के हवाले ना करो, बल्कि अपने हाथों से मुझे हलाक कर दो। इसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। कैसी बातें करते हो नौजवान? क्या नाम है तुम्हारा? शाबान। मैं तुम्हें अपने हाथों से हलाक नहीं कर सकता। तो फिर तुम जुल्म ही करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। जाहिर है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्नाडोम ने शाबान को देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुम्हारी आजादी मेरे कबीले के लिए खतरा बन जाए तो मैं ये खतरा कभी मोल नहीं लूंगा। मेरी जिंदगी ही तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है ना? क्या तुम मुझे मौत नहीं दे सकते?
तुम मरना चाहते हो? हाँ, अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं इसमें कोई ग्रेज नहीं करूंगा, समझ रहे हो ना तुम? आर्नाडोम बोला, मैं सिर्फ दो बातें चाहता हूँ, या तो तुम मुझे कत्ल कर दो या फिर आजाद कर दो। नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं कर सकता, तो फिर तुम मुझे मौत तो दे सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं इसमें कोई कबाहत महसूस करूंगा? तुम्हें महसूस भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो तुम मेरे लिए। ठीक है, मैं इस मजबूरी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए या खांडे के वार से हलाक कर दिया जाए? कौन सी मौत पसंद करोगे तुम? अगर तुम ये समझते हो कि मेरी मौत जरूरी है और इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता, तो तुम मेरे हाथ पांव में वजन बांध कर मुझे समुद्र में गर्क कर दो। ये मौत मेरे लिए ज्यादा पसंदीदा होगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की मौत देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी मौत ही ज्यादा मुनासिब रहेगी। मैं इंतजामात करता हूँ, तुम्हें तुम्हारी पसंद की मौत दी जाएगी और उसकी निगरानी मैं खुद करूंगा। शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्नाडोम वहां से बाहर निकल गया था। ये रात उतनी सनसनीखेज हो जाएगी, इसका अंदाजा शाबान को नहीं था, लेकिन आर्नाडोम ने वाकई उसकी पसंद के मुताबिक उसे मौत दे रहा था। तो शाबान के होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट फैल गई। ये आदमी बहुत चालाक है और होना भी चाहिए। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये एक मुजरिम की सी जिंदगी गुजार चुका है, मगर इस दफा वो जबरदस्त किस्म की मार खा गया। थोड़ी देर बाद उसकी तैयारियां मुकम्मल हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें मौत देते हुए मुझे खुशी नहीं है, लेकिन ये मेरा इतना अहम मसला है कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके हाथ रस्सियों से बांध दिए गए, अलबत्ता पांव आजाद थे और उसे आर्नाडोम की निगरानी में साहल तक लाया गया, जहां एक बड़ी कश्ती मौजूद थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। आसमान पर चांद रोशन था। शाबान को कश्ती में बिठाया गया। ये 6 आदमी उस कश्ती में सवार थे। 7वां खुद आर्नाडोम था, जिसने शायद बाकी इंतजामात भी कर लिए। कश्ती साहल से आगे बढ़ने लगी और उसे गहरे समंदर की जानब ले जाया जाने लगा। कुछ देर बाद आर्नाडोम अपनी मतलूबा जगह पहुंच गया। बड़े बड़े पत्थर खास किस्म की रस्सियों के जाल में बांध दिए गए और फिर रस्सियों के उस जाल के सिरों को शाबान के पैरों में और दोनों हाथों में बांध दिया गया। उन पत्थरों का वजन इतना था कि एक इंसान को बाआसानी समुद्र की गहराइयों में ले जा सके। कई अफराद ने मिलकर उन पत्थरों को संभाल लिया और उसके बाद आर्नाडोम के इशारे पर शाबान को उठाकर पानी में फेंक दिया गया। आर्नाडोम ने पथरीली निगाहों से उसे देखा था। शाबान समुद्र की गहराइयों में उतरने लगा, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। दिल ही दिल में उसने सोचा कि बेवकूफ आर्नाडोम, दर हकीकत तूने मुझे मेरी पसंद की मौत देकर अपनी मौत का सामान कर लिया। अमीर अर्तका हाशमी और गार्था के जाल में फंस गए थे और इस वक्त तो इस तमाम कारकर्दगी में वही नुमायां हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। अमीर अर्तका हाशमी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ असद शरादी के करीब पहुंच गया। दरदाना उसके पास मौजूद थी। उसने सादा सी निगाहों से अर्तका हाशमी को देखा तो वो भर्राए हुए लहजे में बोला, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ असद शरादी। तशरीफ रखिए अमीर अर्तका हाशमी। बदकिस्मती से इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी शय नहीं है जो किसी के लिए जज्बात का अजहार बन जाए, चुनाचा यही जमीन मौजूद है। हाँ, क्या दरदानों को मैं यहाँ से हटा दूं? नहीं असद, इसकी जरूरत नहीं है, अर्तका हाशमी ने कहा और जमीन पर बैठ गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो असद शरादी से निगाहें नहीं मिला रहा था। फिर उसने मदम लहजे में कहा, इंसान के पास अजहार के लिए अल्फाज ही होते हैं जो उसे बहुत सहारा देते हैं। बाद औकात वो जो कुछ कर बैठता है उसका अजाला उसके लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन लफ्जों के सहारे बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। मैं गालबन तुम्हें उलझ गया हूँ। आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि उन हालात को नजरअंदाज करके मुझे माफ कर दिया जाए, और मैं समझता हूँ कि इंसानी दिल में इसकी गुंजाइश रखी गई है। बेशक मैं। अमीर अर्तका हाशमी खामोश हो गया। असद शरादी संजीदगी से उसे देखता रहा। उसके दिल में उसकी तरफ से बदगुमानी जरूर थी। वो दूसरों की तरह उससे नाराज था, लेकिन मौजूदा हालात किसी ऐसी चीज को बरकरार रखने की इजाजत नहीं देते थे। उसने अमीर अर्तका हाशमी से कहा, मिस्टर हाशमी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं चंद लोगों को यहाँ बुला लूं ताकि इज्तिमाई तौर पर तमाम काम तय हो जाए। आप मुझसे ये बात कहेंगे, मैं तो खैर सादा मजाज आदमी हूँ और जाहिर है कि इस कार्रवाई का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मेरी ही तहरीक पर ये तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बाकी लोगों का मसला भी है। मैं समझता हूँ इज्तिमाई फैसला हो जाएगा।
मैंने आपके सामने ये सब कुछ कहने की जुर्रत की है मिस्टर असद शहरादी। आपसे ही सबसे पहले ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या मैं काबिल मुआफी हूँ। बात अगर मेरी जात की है अमीर हाशमी, तो मैंने खलूसे दिल से आपको मुआफ किया। मेरा कोई मसला नहीं है, ना ही मैं इंसानों से नफरत का कायल हूँ। गलतियां हम सब से होती हैं और बाद औकात हम जानबूझकर ऐसी नादानी कर जाते हैं जिनका जवाब खुद हमारे पास नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में आप मुझे जरूर इजाजत दे देंगे। जैसा आप मुनासिब समझे असद शहरादी, अमीर अर्तका हाशमी ने कहा, और असद शहरादी ने दरदाना को हदायत की कि तमाम जिम्मेदार लोगों को बुलाया। चुनाचा कुछ ही देर के बाद वो सब यहाँ जमा हो गए। असद शहरादी ने कहा, अमीर अर्तका हाशमी, हम सब से माफी मांगना चाहते हैं। चुनाचा मैंने आपको जहमत दी और यहाँ बुला लिया। दर हकीकत मैं अपने दिल की बात कह दूं, बात यह है कि अमीर अर्तका हाशमी ने हमारे साथ जिस तरह ताउन किया है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैप्टन, आप भी ये बात जानते हैं कि अमीर अर्तका ने दिल खोलकर बगैर किसी लालच के हमारे साथ भरपूर ताउन किया था। दर हकीकत समुद्री जिंदगी से उन्हें इस कदर दिलचस्पी नहीं थी जितनी हमें, लेकिन हमसे ताउन करते हुए उन्हें खुद को भी इस काम में शरीक कर लिया। बाद में जो कुछ हुआ, हम उसे एक ऐसी कार्रवाई कह सकते हैं जिसका ताल्लुक तकदीर से होता है। और फिर सच्ची बात यह है कि महमजोई की जिंदगी में मुझे भी ऐसी लातादाद हैरान कुन वाकयात का सामना करना पड़ा जो मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का होते थे। लेकिन हम उस बात का यकीन रखते थे कि हमारी मुहम्मा सिर्फ एक सीधी लकीर पर जारी नहीं रहेंगी और हम जो कुछ करना चाहते हैं वो करके वापस नहीं आ सकते। रास्ते की रुकावटें और वाकयात ही महमजोई की कहानियों में तब्दील होते हैं। चुनाचा अर्तका हाशमी की ये कार्रवाई एक फितरी अमल था। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अर्तका हाशमी के लिए अपना दिल साफ कर लें और ये जो कुछ कहना चाहते हैं सुन लें। असद शहरादी की बात पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया था। तब अमीर अर्तका हाशमी ने गला साफ करते हुए कहा, दरअसल मेरी जिंदगी जिस अंदाज में गुजरी उसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म आपको होगा। मैंने कभी किसी चीज को संजीदगी से नहीं लिया। मैंने जो गलतियां की हैं वो उस कहने में आकर की क्योंकि मैं दिल की गहराइयों से उसे पसंद करने लगा था। उसने मुझ पर एक सहर तारी कर दिया जिसके ज़ैर असर मैं ये हरकतें करता रहा और आपके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा, और अब मेरी आंखें खुल गई हैं, उसका सहर टूट चुका है और आपको वो हकायक बताना चाहता हूँ जो मेरे इल्म में है, और उनको बताने के बाद आपसे मुआफ़ी तलब करना चाहता हूँ। मैं आप सब से एक बात अर्ज कर दूँ, बेशक हम इस जगह एक अजाब में गिरफ्तार हो गए हैं और नहीं कहा जा सकता कि बाद के हालात क्या हों, इसलिए अब मेरे ये अल्फाज काफी हद तक मज़का खेद हैं, लेकिन इनकी अदायगी मैं जरूरी समझता हूँ। अखनातून की कीमत आप लोग अदा कर चुके हैं, अब ये मेरी नहीं आपकी मलकियत है, और अगर आप फराख दिल से काम लें और हालात हमारे हक में हो जाएं तो मुझे एक अदना शख्स की हैसियत से अखनातून पर रख लिया जाए। अगर मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी तो मैं अपनी फितरत के खिलाफ उन्हें सर अंजाम दूंगा। मैं क्लोपेट्रा, जिसका असल नाम गार्था है, से मिला और उससे अपने हकूक तलब किए तो उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि दर हकीकत उसका ताल्लुक एक ऐसे इदारे से है जो इब्तदा ही से हमारे खिलाफ काम कर रहा है और उसी की अदारे की एमा पर वो बहुत अरसे से हमारे पीछे लगी हुई है। उसने हमारे लिए बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की और उसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। अगर आप इजाजत दें तो मैं मजीद तफसीलात बता दूं। जरूर बताइए मिस्टर अर्तका हाशमी, प्रोफेसर ने कहा। दर हकीकत असद शहरादी के साथ एक नौजवान शाबान नामी जो गुम हो चुका है, वो ओशियन ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्पी का बाइस था। ये इदारा समुद्री तहकीकात करता है और शाबान के बारे में उसे इल्म हो चुका था कि वह समुद्री माहर है। चुनाचा गार्था को उसके लिए मखसूस किया गया कि वो शाबान को अगवा करके ओशियन ट्रेडर के हेड क्वार्टर पहुंचा दे। वो इटली की रहने वाली है और उसका एक जुराइम का इदारा है। ताहम वो इस कोशिश में नाकाम रही और मजबूर होकर उसे समुद्र में आना पड़ा और वो चालाकी से हमारे जहाज पर पहुंच गई और हम बेवकूफ बन गए। दर हकीकत ओशियन ट्रेडर के बहुत से अरकान इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। चुनाचा जो आप दो तबाह की गई उसका ताल्लुक भी ओशियन ट्रेडर ही से था, और जो लोग जहाज पर अमला हावर हुए वो गार्था पर बर वक्त इतला से हमें फना करने में कामयाब हो गए। वो भी ओशियन ट्रेडर ही के आदमी थे। इस तरह उसने हम पर अपना एतमाद कायम किया और गालबन अपने किसी मकसद की तकमील में भी, यानी उन लोगों के कत्ल और आप दोस्त की तबाही के जरिए। वो बहुत चालाक और शैतान किस्म की औरत है। बाद में उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अखनातून पर मुझे उसने उसी काबिल समझा था मेरी कुर्बत हासिल करे, और ये अखनातून पर एक हसीयत हासिल करने की कोशिश थी जिसमें उसे कामयाबी हासिल हुई और हम लोग भी उसके जाल में फंस गए।
یہ معلومات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اور خود بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ تمام لوگوں میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر سب سے پہلے کیپٹن ہی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور ہم سب نے اپنا دل صاف کر لیا ہے، کیوں دوستو؟ ایڈگر سب کی طرف دیکھا، سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارتقا ہاشمی نے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ کم از کم میرے دل سے یہ بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور ہاں، وہ مجھ سے شابان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، اسد شیرازی نے کہا۔ امیر ارتقا ہاشمی کافی خوش نظر آنے لگا۔ آرڈی شاٹ بہتر رویے کی وجہ سے یہاں کی صورتحال بھی مناسب ہو گئی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا اور کافی عرصے کے بعد ان لوگوں کے جہاز سے لائی ہوئی بہترین خوراک حاصل ہوئی۔ کافی وغیرہ پی گئی تھی اور اس کے بعد بحث چھڑ گئی کہ آنے والا وقت کیا ہوگا۔ اور ماحول کی دوسری طرف پتھروں کا وزن شابان کو سمندر کی تہہ میں دور تک لیتا چلا گیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا غلط نہیں تھا۔ پانی کے اندر اس میں بے پناہ قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، ایسی قوتیں جن کا انسان تجزیہ ممکن نہیں تھا۔ کافی گہرائی میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک پلٹی کھائی اور اس کے بعد اپنے پیروں میں بندھے وزن کی جانب متوجہ ہوا۔ مخصوص انداز میں جس کو موڑ کر اس نے سب سے پہلے اس رسی پر زور آزمائی کی جو اس کے پیر میں وزن کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ بلا شبہ یہ انسانی قوت کا حیرتناک کارنامہ تھا۔ رسی کچے دھاگے کی مانند ٹوٹ گئی اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے جسم سے بندھے ہوئے وہ وزنی پتھر سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھتے چلے گئے۔ اس نے اپنے آپ کو اس رسی سے نجات دلائی، ایک سمت تیرنا شروع کر دیا۔ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ سطح پر آئے بغیر اس نے سمندر کے نیچے نیچے کافی فاصلہ طے کر لیا اور پھر اس نے سطح پر ابھر کر ادھر ادھر کا ماحول دیکھا۔ خاموش اور پرسکون سمندر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سمندر سے باہر نکلا اور ایک جانب چل دیا۔ علاقہ یہ بھی بہت حسین اور یہ جگہ آبادی سے کافی دور تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر خوبصورت جنگلات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شابان اس وقت زیادہ دور نہیں نکلنا چاہتا تھا، اسے بہت سے فیصلے خود کرنے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی سچائی تھی کہ آج تک وہ ان لوگوں کا محکوم رہا اور جہاں بھی اسے کام کرنے کا موقع ملا اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب جو صورتحال تھی وہ یہی تھی کہ اسے اپنی ہی صلاحیتوں سے کام لینا پڑے۔ چنانچہ ایک جگہ وہ لیٹ گیا اور آسمان کو گھورتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے لگا کہ اب اس کا آئندہ قدم کیا ہونا چاہیے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا خیال ایک دم اس تصور میں ٹکا جو اسے جاپان کے ساحل سے ملی تھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں سمندری گھاس کے اندر جھانکتی ہوئی حسین لڑکی کی تصویر، نہ جانے وہ کون تھی۔ لیکن شابان جب بھی کبھی اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے اس کے بارے میں سوچتا، وہ اسے خوبصورت خیال محسوس کرتا تو اس کے تصور میں وہی جھانکتی ہوئی آنکھیں ابھر آتی اور اس کے سینے میں اس کے حصول کے جذبے بیدار ہو جاتے۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، لیکن ان جذبوں میں کوئی دیوانگی یا شدت نہیں تھی اور وہ دھیمے دھیمے انداز میں اس سے محبت کر رہا تھا۔ ان ساری چیزوں سے قطع نظر اب یہ مسئلہ اس کے سامنے تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سولیسانہ کا انکشاف بھی اس کے ذہن میں تھا، یعنی وہ عورت جو ملکہ سلانوبیا کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ اگر اس کی مدد حاصل ہو جائے تو اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنا طویل مسئلہ تھا کہ شابان کو سوچ کر وحشت ہوتی تھی۔ اس دوران نہ جانے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو جائے، اور وہ ان سے زیادہ دور بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ غرض انہی سوچوں میں وہ گم تھا اور وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسی جانب سفر شروع کر دیا جدھر وہ لوگ مقیم تھے۔ اپنے لیے اس نے ایک پوشیدہ جگہ منتخب کی ہوئی تھی۔ وہاں سے ان کا جائزہ لینے کے بعد وہ راتوں رات اس جگہ سے ہٹ آئے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ اب اس کا آئندہ رقم کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اسی جانب بڑھنے لگا۔ آرڈی شاٹ اس شاطر عورت کی ذہنی صلاحیتوں پر انگشتے بندرا رہ گیا۔ جو انکشافات اس نے کیے تھے وہ ناقابل یقین تھے اور اس سے اس کی فطرت کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ ان حالات کے پیش نگاہ آرڈی شاٹ نے یہی فیصلہ کر لیا کہ گارتھا سے فوری طور پر نجات حاصل کر لی جائے۔ اس نے گارتھا اور امیر ارتقا ہاشمی کی گفتگو سنی تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ گارتھا ایک لمحے کی زندگی بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کسی وقت پر وہ کیا قدم اٹھا بیٹھے اس کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اوین ٹریزر کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنا ایک مشکل امر تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ آرڈی شاٹ گارتھا کو ٹال سکتا تھا، لیکن اب اس کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ فوری طور پر اوشین ٹریزر کو ان حالات سے آگاہ کرے۔ تب اس نے اوشین ٹریزر سے رابطہ شروع کر دیا۔
काफी कोशिशों के बाद वो उसमें कामयाब हो सका और दूसरी जानब से उसे मिस्टर लेचाक की आवाज सुनाई दी। हाँ, लेचाक लाइन पर है। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आरडी शाउट बोल रहा हूँ। क्यों शाउट? अखनातून और उस पर होने वाली कार्रवाई के सिलसिले में तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है? सर, मैं जो रिपोर्ट देना चाहता हूँ उसे सुनकर आप हैरान होंगे। रिपोर्ट को तफसील के साथ सुना जाए क्योंकि मुझे उस पर फैसला भी फौरी दरकार होगा। तुम थोड़ा सा इंतजार करो। मैं तमाम बड़े लोगों से राब्ता कायम करने के बाद फौरी फैसला तलब कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दोबारा राब्ता कायम करने की जरूरत पेश ना आए। मेरी खुद भी यही ख्वाहिश है, शाउट ने कहा। उसके बाद उसे तकरीबन 3 मिनट का इंतजार करना पड़ा और 3 मिनट के बाद लेचाक की आवाज दोबारा सुनाई दी, मिस्टर शाउट। जी सर, मैं मुंतजिर हूँ। तमाम लोगों को उनकी शिफ्टों पर तलब कर लिया गया है। इस वक्त आप हमारे दरमियान एक मीटिंग में शरीक हैं। तमाम लोग हमें फैसले दे सकते हैं, ये भी अपने तौर पर अमल कर सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर लेचाक। दर हकीकत इस वक्त किया जाने वाला इंकिशाफ इसी हसीयत का हामिल था। फिर आरडी शाउट को ओशियन ट्रेडर के तमाम बड़े लोगों की आवाज सुनने को मिली। शाउट को हुक्म दिया गया कि वो अखनातून के सिलसिले में मुफ्सल कार्रवाई की तफसील पेश करे। उसने कहा, सर, जो जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी जिसके तहत मुझे मैडम गार्थक से मदद करना थी उसे मैंने बखूबी सर अंजाम दिया। अखनातून अब पॉइंट 77 के साहल पर लंगर अंदाज है। उसमें मौजूद तमाम अफराद को हमने कैदी बना लिया है। मैडम गार्था वर्था मेरे पास मौजूद हैं। बेज़ाहिर हालात पुरसकून हैं, लेकिन मैडम गार्था के बारे में कुछ तफसीलात आपको बतानी है। ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। शाह ने अखनातून पे कब्जे से लेकर गार्था की सासों तक के तमाम हालात से आगाह कर दिया। दूसरी तरफ गालबन बुरी तरह सनसी छा गई। तमाम ही लोग खामोश थे और गहरी सोचों में मुब्तला। चंद लम्हात के बाद मिस्टर लेचाक ने कहा, मिस्टर शाउट, हम तुम्हें थोड़ी देर बाद कोई मशवरा दे सकते हैं। मैं मुंतजिर हूँ, शाउट ने कहा और उसके बाद देर तक इंतजार करना पड़ा। लेचाक ही इस वक्त उनके दरमियानी जरिया था और इंकशाफ ने यकीनी तौर पर ओशियन ट्रेडर में खुलबली मचा दी होगी और वो सब के सब ये सोचने में मसरूफ हो गए कि अब क्या किया जाए। बल आखिर कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से फिर लेचाक की आवाज सुनाई दी, मिस्टर आरडी शाउट। यस सर, फैसला किया गया है कि दर हकीकत गार्था बहुत खतरनाक औरत है। उसने ओशियन ट्रेडर के लिए बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं, लेकिन ये भी एक अहम मसला है कि अपने मफादात के लिए हर शख्स को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाचा तफसील में जाए बगैर मैं बड़ों के फैसले से आगाह करता हूँ। निहायत एहतियात के साथ गार्था को खसूसी हदायत की जाती है कि उसकी कैद की सख्त निगरानी की जाए। हम उसे कत्ल करने का हुक्म भी दे सकते थे तुम्हें, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में हमें उसकी कुछ जरूरत पेश आ जाए। चुनाचा उसे निहायत एहतियात के साथ कैद किया जाए। जो लोग अखनातून से कैदी बनाए गए हैं उनमें समुद्री माहरीन की तादाद बहुत है। इस सिलसिले में बताया था कि उन लोगों को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। चौंका, फिलहाल हेडक्वार्टर से तुम्हें कोई फौरी मदद नहीं फराहम की जा सकती, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को हुक्म दो कि वह समुद्र में ओशियन ट्रेडर के लिए काम करें। इसी में उनकी बका है। अगर वो ऐसा करने से इनकार करें तो उनकी कैद सख्त कर दी जाए और उन्हें सहूलतों से महरूम रखा जाए। अगर वो समुद्र में मालूमात फराहम करके हमें फायदा पहुंचाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी तुम्हें आर्जी तौर पर कबूल करना होगी और फिर हेड क्वार्टर से उनके लिए सही फैसला किया जा सकेगा। इसके साथ साथ ही चौंका पॉइंट 77 पर अफरादी तादाद की कमी है, इसलिए हमने एक और पॉइंट यानी 34 को हदायत करने का फैसला किया है। 34 का अंचारण फौरी तौर पर काफी अफराद को लेकर तुम्हारे पास पहुंचेगा और उसकी मदद से तुम अपना ये हुक्म जारी रख सकते हो। इस तरह तुम्हें ताकत हासिल हो जाएगी। ये फैसले किए गए हैं कि वो लोग तुम्हारे साथ भरपूर ताआवन करेंगे। मजीद अगर कुछ चाहते हो तो हमें बताओ। नहीं सर, मेरा ख्याल है ये फैसला इत्मीनान बख्श है। पॉइंट 3 फौरी तौर पर मेरे पास कब तक पहुंच जाएगा? जल्द अज जल्द उन्हें तुमसे गुफ्तगू करने के बाद फौरी हदायत की जाएगी। तो फिर अब राब्ता खत्म किया जाता है। ओके सर, शुक्रिया, शाउट ने कहा और उसके बाद सिलसिला मुंतके कर दिया गया। शाउट बहुत मुतमिन नजर आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ही किसी कदर तशवीश भी हुई क्योंकि वो गार्था को अच्छी तरह जानता था। ताहम ये इतना मुश्किल मसला भी नहीं था। फौरी तौर पर उसने तैयारियां शुरू कर दी और ये पूरा दिन ही तकरीबन उन तैयारियों में सिर्फ किया गया। उसे उन लोगों की फिक्र नहीं थी जो इस वक्त मुतमिन जिंदगी गुजार रहे थे।
बल्कि वो गार्था के लिए मुनासिब इंतजामात करना चाहता था। गार्था इस वक्त अपनी आरामगाह में आराम कर रही थी जब शाउट उसके पास पहुंचा। गार्था ने पुरखरूर निगाहों से उसे देखा और बोली, कहो शाउट, क्या हो रहा है? कैदी क्या कर रहे हैं? मैडम गार्था, आप तो बिल्कुल ही गोशा नशीन हो गई। मैं परेशान हूँ उस शख्स के लिए जिसका नाम शाबान है। समुद्र में उसकी कार्रवाइयां हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। उसके हसूल के लिए अभी तक क्या किया है? मैडम, जिस हद तक मुझसे कोशिश हो सकती थी मैं कर रहा हूँ। वैसे इस जजीरे से उसका निकल जाना मुमकिन नहीं। समुद्र में तवील सफर करके खो नहीं सकता और जंगलात की जानब निकल गया हो तब भी उसके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, या फिर हो सकता है बहुत जल्द हमें उसके बारे में इत्तला मिल जाए। तुम जिस कदर ताखीर कर रहे हो वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं इससे नाखुश हूँ। आप तशरीफ लाइए मैडम, आपसे बहुत अहम मसले में मशवरा करना है। कहाँ? बस थोड़े ही फासले पर। दरअसल ओशियन ट्रेडर से राब्ते की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और मैं इस सिलसिले में एक और काम करना चाहता हूँ। क्या? गार्था ने सवाल किया और शाउट के तन बदन में आग लग गई। आप तशरीफ लाइए। गार्था कुछ सोचती रही, फिर उठ खड़ी हुई। शाउट उसे साथ लिए हुए बल आकर उस कमरे में पहुंच गया जहां उसने गार्था की कैद करने का माकूल बंदोबस्त किया था। गार्था उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुई और उसने सख्त लहजे में कहा, रोशनी करो शाउट, यहाँ तो बिल्कुल तारीकी है। जी मैडम, शाउट ने कहा और उसके बाद कमरे में रोशनी कर दी। तब गार्था ने चारों कोनों में खड़े हुए उन मसला अफराद को देखा जिनके पिस्तौल उसकी जानब उठे हुए थे। शाउट ने आहिस्ता से कहा, मैडम अपने दोनों हाथ बुलंद कर दें। गार्था का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुतदिल होने लगा। मतलब मिस्टर आर.डी. शाउट, हेडक्वार्टर की तरफ से आपकी गिरफ्तारी के अहकामात मिले हैं। वजह हेडक्वार्टर ही मालूम हो सकेगी। क्या तुम दीवानगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हो? क्यों मैडम? मैंने तुम्हें जो पेशकश की थी और जो नताइज मेरी कार्रवाई के निकलने वाले थे वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए क्या होते उसका तुमने अंदाजा नहीं लगाया। अंदाजे लगा लिए हैं मैंने मैडम, लेकिन आपने हाथ अभी तक बुलंद नहीं किए। और बेवकूफ आदमी, तुम जानते हो मैं इस वक्त खाली हाथ हूँ, लेकिन इस कदर बेबसी भी नहीं हूँ। ताहम मैं तुम्हें सोचने का मौका देना चाहती हूँ। जो दीवानगी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए बदतरीन हो सकती है। फिलहाल मुझे ओशियन ट्रेडर के अहकामात पर अमल करने दें, शाउट ने कहा और उसने गार्था की हल्की तलाशी ली और उसके बाद अपने एक आदमी को हुक्म दिया। तमाम इंतजाम पहले से मौजूद थे। चुनाचा गार्था के दोनों हाथ उसकी पुश्त पर कसकर एक जगह बिठाया गया और उसके बाद उसके पांव भी कस दिए गए। आर.डी. शाउट ने कहा, ये जगह बहुत महफूज है मैडम। 2 आदमी जो मसला होंगे हमेशा आपके कमरे की निगरानी करेंगे और उन्हें हदायत कर दी है कि अगर किसी भी किस्म का खतरा आपकी तरफ से पाएं तो फौरन आपके दोनों पैरों को जख्मी कर दें, बल्कि इस हद तक उन पर गोलियां चलाएं कि फिर आपकी जानब से कोई खतरा ना रहे। आपको इस वक्त तक यहाँ इंतजार करना होगा जब तक हेडक्वार्टर की जानब से आपके लिए कोई दूसरी हदायत नहीं मिलती। इसका मकसद है कि ओशियन ट्रेडर को अब मेरे ही हाथों तबाह होना पड़ेगा। सुनो, ये मेरा अज़म है। अब मेरी दुश्मनी उन लोगों से नहीं बल्कि ओशियन ट्रेडर से है। मैं जानता हूँ और मुझे इस बात का बखूबी इल्म है। आप मुतमिन रहें, ओशियन ट्रेडर खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसने कहा और गार्था ने मुंह टेढ़ा करके गर्दन दूसरी जानब कर ली। शाउट अपने आदमियों को इशारा करके बाहर निकल गया। जिस कमरे का उसने कैद खाने के तौर पर इंतखाब किया था वो दर हकीकत उसके ख्याल में बहुत मजबूत और किसी भी किस्म की परेशानी का बायस नहीं था, क्योंकि उसको इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्मीनान था। ओशियन ट्रेडर की जानब से उसे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। उसके बाद उसने कुछ फैसले किए। ओशियन ट्रेडर से यह हुक्म दिया गया था कि वह तमाम लोग ओशियन ट्रेडर के लिए काम करने पर आमादा हों तो बेहतर है, वरना उनके लिए मुश्किलात का सामना शुरू हो जाएगा। चुनांचे अब शाउट ने उसे इस बारे में इत्तला देना चाहता था। फिर असद शेराजी ने देखा कि आर.डी. शाउट उन्हें अपनी जानब आता हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात नजर आ रहे थे जैसे कोई खास बात हो गई हो। इस दरमियान उन्होंने उससे भी वाकफियत हो गई थी। वो उन्हीं की सिमत आए और खसूसन कैप्टन एडगर से मुखातब होकर बोला, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत अहम गुफ्तगू है और ये मैं आपका कुछ वक्त लूंगा। मैंने इस तमाम कार्रवाई के बाद जो मैडम गार्था की एमा पर हुई थी
ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम किया और तफसीली गुफ्तगू की। आप लोगों की गिरफ्तारी और मैडम गार्था के इक़दामात के बारे में मैडम ने मिस्टर अमीर अर्तका हाशमी से भी कुछ कारोबारी गुफ्तगू की। जाहिर है ये गुफ्तगू ओशियन ट्रेडर के मफाद में नहीं थी और उससे आप लोगों को भी शदीद खतरात लाहक हो सकते थे। मैंने ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम करके मुफ्तिल हालात बताए और कुछ अहकामात हासिल किए, जिनमें पहली इजाजत ये थी कि मैडम को गिरफ्तार किया जाए। शाउट के इन अल्फाज पर सब ही चौंक पड़े। उन्होंने मुतजस्सिस निगाहों से आरडी शाउट का चेहरा देखा तो उसने कहा, और मैंने मैडम को गिरफ्तार करके कैद कर दिया है और अब उनका कोई हुक्म हम पर मुसल्लत नहीं है। आप यहाँ इस पॉइंट यानी इस जजीरे पर रहकर ओशियन ट्रेडर के लिए काम करें। आपके माहरीन हमारे माहरीन के साथ मिलकर वो तमाम समुद्री तहकीकात करें जो हम अब तक करते रहे हैं और आप अपने जहाज अखनातून पर रहकर कर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ताउन हासिल रहे। अब तक आपने जो समुद्री मालूमात हासिल की हैं उसकी तमाम तफसील ओशियन ट्रेडर को पहुंचा दी गई हैं। अखनातून जहाज पर जो कुछ मौजूद है वो अब आपकी नहीं, ओशियन ट्रेडर की मलकियत है। आपको अपनी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम करना होगा और इसके नतीजे में आपको बेहतर तर्ज जिंदगी दिया जाएगा। फिलहाल मैंने ये फैसला किया है कि उन गहराइयों में जो यहाँ से कुछ फासले पर उन दरख्तों की आड़ में नजर आती हैं, आपके लिए आर्दी रहायश गाहें बना दी जाएं। वहाँ आपको जिंदगी गुजारने की आसाइशें मुहैया की जाएं। अखनातून पर बहुत सामान मौजूद है, खाने पीने का भी कोई मसला नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे इस सिलसिले में ताअवन करें और मुझे बता दें। बसूरते देगन बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और मैं ये नहीं कह सकता कि वो हालात क्या होंगे। आप लोगों की समझदार फितरत से मैं वाकिफ हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने लिए उलझने खरीदें और ना मुझे उलझनों का शिकार होने दें। जब ये फैसला कर लिया गया है तो फिर आइए इस काम का आगाज अभी से ही क्यों ना कर दिया जाए। रात की नशस्त जम गई और वो लोग चाय की तैयार करके उसकी प्यालियां हाथों में उठाए मुस्तकबल के बारे में फैसले करने लगे। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता था जिससे रिहाई की कोई उम्मीद पैदा हो जाए, लेकिन मुतफक्का तौर पर यह बात मान ली गई कि फिलहाल वही करना पड़ेगा जो आरडी शाउट चाहता है या ओशियन ट्रेडर की जानिब से उसे जो हदायत मिली हैं। प्रोफेसर ने कहा, हम समुद्री मालूमात के दरमियान ये अंदाजा भी लगा सकेंगे कि शाबान कहाँ है और ज़ैर समंदर हमारी मुलाकात शाबान से भी हो सकती है। वो लड़का अब मेरे लिए भी बायस तशवीश बन गया है, लेकिन इस बात के अमकानात हैं कि यहाँ उस अलग थलग जगह उसे हमसे मिलने में आसानी हो। मैं इस कार्रवाई से बहुत खुश हूँ। इस तरह हम कैदियों की हैसियत से सिर्फ एक हाथे में नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि हमें हाथ पांव हिलाने का मौका मिलेगा और ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तन्हाई में दर्दाना ने असद शराजी से कहा, सर क्या आपको यकीन है कि शाबान जिंदा होगा? असद शराजी ठंडी सांस लेकर आसमान की जानिब देखने लगा था। गारथा वरथा न जाने कौन से जहां की मखलूक थी। शैतान से उसका क्या रिश्ता था? औरतों में वो शायद दुनिया की सबसे ज्यादा अजीब औरत थी। मुश्किल तरीन हालात में भी अपने आसाब पर काबू पाए रखना उसकी शख्सियत का एक हिस्सा था। चुनाचा उसे कैद खाने में जब भी उसे देखा गया पुरसकून देखा गया। उसके हाथ और पांव मुस्तकिल बंधे रहते थे। बस इस वक्त जब उसे खुराक दी जाती, चंद आदमी पिस्तौल तान कर उस पर खड़े हो जाते और उसके हाथ पांव खोल दिए जाते। इस आलम में वो बड़े इत्मीनान से खाना खाती और एक बार उसने किसी की बरहमी का अजहार नहीं किया था। आरडी शाउट भी रोजाना ही दिन में एक बार उसके पास आता था। 4 दिन गुजर गए। आरडी शाउट के फरिश्तों को भी गारथा के इक़दामात का इल्म नहीं था। वो रात को अमूमन मुहाफ़िज़ आखिरी बार तकरीबन 12 बजे उसका जायजा लेते, उसके हाथों और पैरों की बंदिशों को देखते, फिर वो मुतमिन होकर चले जाते और कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता। दूसरी जानब वो क्या करते हैं गारथा को इसका इल्म नहीं था, लेकिन एक दिलचस्प मंजर उसके बाद देखने में आ सकता था। वो दिलचस्प मंजर ये था कि गारथा जब ये अंदाज़ा कर लेती कि मुहाफ़िज़ों के दोबारा आमद का अब कोई अमकान नहीं, तो अचानक ही वो अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लेती। उसके बदन में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। वो सांस रोक लेती और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन का हजम घटने लगता। वो अपनी जिसामत से किसी कदर दुबली हो जाती और उसके बाद वो बाआसानी अपने हाथों से रस्सियों की बंदिश निकाल देती और यही कैफियत पैरों की भी होती थी। ये दोनों बंदिशें उसके हाथों और पैरों से फिसल जाती और वो रस्सियों को एहतियात से एक जानब रख कर आराम से ज़मीन पर दराज हो जाती।
सुबह को गालबन उस वक्त जब सूरज की पहली किरण कमरे से के दरवाजे को मुनव्वर करती, वो ये रस्सियां अपने हाथों में डाल लेती और उसी तरह पैरों में डालने के बाद उसी पोजीशन में आकर बैठ जाती थी। चौथे दिन रात को उस वक्त जब 12 बजे वो लोग जायजा लेने के बाद वापस चले गए और दरवाजा बाहर से बंद हो गया, गार्था ने अपने हाथों और पैरों की बंदिशें उसी अंदाज में खोली और खड़े होकर अपने हाथ पैरों को एक खास अंदाज में जुम्बश देने लगी। इस दौरान उसके चेहरे पर अज़मलाल के आसार देखे गए और उसके जिस्म पर बुरी तरह कहोलत पाई जाती थी, लेकिन इस वक्त यूं महसूस होता था जैसे उसने कैंचली बदल ली हो। वो बड़े महाराना अंदाज में अपनी जगह उछल कूद कर अपने जिस्म में खून की रवानी बहाल कर रही थी। ये खास किस्म की वर्जिश बिल्कुल बेआवाज थी। फिर उसने इधर उधर देखा, दोनों हाथ जोड़कर छत की जानब उठाए, दोनों पांव बिल्कुल सीधे किए और बदन को तान लिया। चंद लम्हात वो इसी तरह खड़ी रही। उसके बाद एक हल्की सी आवाज उसके हलक से निकली और वो पूरी कुव्वत से दरवाजे की जानब दौड़ी। दरवाजे के करीब तकरीबन 3 फुट पीछे रुककर उसने अपने आप को फिजा में बुलंद किया और फिर एक तेज धाड़ के साथ दरवाजे पर जो लात मारी, ज़रब इतनी शदीद थी कि दरवाजा पुरशोर आवाज के साथ खुल गया। गार्था बाहर आ गई और पंजों के बल ही जमीन पर पहुंची। वो दोनों मुहाफिज जो गनूदगी के आलम में पहरा दे रहे थे घबराकर खड़े हो गए, लेकिन उन्हें ये अंदाजा ना हो सका कि 2 नर्मो नाजुक हाथ किस तरह उनकी गर्दन में आ पड़े और उन्होंने उनकी गर्दनों को उसी तरह जकड़ लिया जैसे कोई ताकतवर सांप अपने लजले बदन से इंसानी जिस्म को जकड़ लेता है। गार्था ने फौरन ही उछलकर दोनों की गर्दनों पर अपने दोनों घुटने रसीद किए। मुहाफिजों की गर्दनों की हड्डियां टूट गईं, लेकिन उसने उन्हें आवाज निकालने का मौका ना दिया। उनके होंठों के दोनों हिस्सों से खून की लकीरें बाहर निकल आई थीं और उनकी आंखें शिद्दत दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो फुर्ती से खड़ी हो गई और होंठ सिकोड़े वहां से आगे बढ़ गई। वो उस कैद खाने का भरपूर जायजा ले रही थी। ये एक राहदारी थी जो तय खाने तक आती और उसके इख्तिताम पर सीढ़ियां थी, जिसके बाद एक दरवाजा था जो यकीनन बाहर से बंद होगा। गार्था आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़ने लगी और उस दरवाजे के करीब पहुंच गई। पहले उसने उस दरवाजे को आजमाया और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि बाहर से बंद है या नहीं। फिर उसकी खुशबख्ती ही थी या उन लोगों की बेपरवाही कि उसे दरवाजा खुला हुआ मिला। दरवाजे की दूसरी जानब से आवाजें उभर रही थीं। यकीनन वहां चंद अफराद मौजूद थे। गार्था वर्था के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाहिस्तगी दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वो चारों हैरत पाश नजरों से देख रहे थे। गार्था ने उनकी हैरानी से फायदा उठाया और चारों को एक खास ट्रक से काबू किया और फुर्ती से चारों के नरखरे दबा दिए और वो तड़प कर वहीं ठंडे हो गए और वो बाहर निकल आई। पहले उन रोशनियों की जिद से निकल जाया जाए, उसके बाद सोचा जाएगा कि आइंदा क्या होगा। इन रिहाइश गांव के दरमियान से होती हुई वो एक खुले हिस्से में निकल आई। उसके जजीरे की खूबसूरती का अंदाजा उसे बहुत पहले से था। काफी दूर पहुंचने के बाद वो दरख्तों के एक बड़े झुंड के दरमियान रुक गई। उसने अपने रुक जाने को ही गनीमत जाना, क्योंकि दूसरी जानब से ढलान शुरू हो गई थी और उन ढलानों के इख्तिताम पर उसने अजीबोगरीब चीजें देखी। यहाँ बहुत से इंसान मौजूद थे, जगह जगह रोशनियां हो रही थीं। वो ये रोशनियां आर्जी चीजों से थी, लेकिन साफ ज़ाहिर होता था कि लोग यहाँ आबाद है। उस जगह के बारे में गार्था के इल्म में कोई बात नहीं आई। गार्था आंखें फाड़ फाड़ कर उन लोगों को देखने लगी जो यहाँ मुकीम थे और कुछ ही देर बाद उसे हकीकत हाल का अंदाजा हो गया। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो यहाँ जहाज अखनातून के लोगों को आबाद किया गया है। उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं था। चंद लम्हात वो जलती निगाहों से उस जगह को देखती रही और उसके बाद अपने होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट लिए वहां से भी आगे बढ़ गई। अभी कुछ नहीं करना था, वक्त और सूरत हाल का इंतजार किया जाए। उसके बाद अगर तुम में से एक भी शख्स जिंदा रह जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने सारी जिंदगी झक ही मारी है और मैं किसी भी तरह इस इदारे को चलाने के काबिल नहीं हूँ जो दुनिया में अपनी शोहरत रखता है। गार्था की गुराहटें उभरी और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई। अब सोच समझ कर उसे ऐसी जगह का इंतखाब करना था जहाँ वो अपने आप को पोशीदा भी रख सके और उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर भी ना हो। वैसे भी हलचल सी मची थी और उसके पास ऐसे वसाइल नहीं थे जिनसे वह फौरी तौर पर अमल कर सके। उसने अपनी तेज रफ्तार तेज कर दी। वो एक फुर्तीली बिल्ली की मानद दौड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और उसने साहल को नहीं छोड़ा था। साहल से बहुत ज्यादा फासला इख्तियार किए बगैर वो आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि तकरीबन 2 या 2.5 घंटे उसे दौड़ते हुए गुजर गए। अब कुछ जिस्मानी थकन भी हो गई थी और माहौल की दूसरी तरफ शाउट के पैरों तले से जमीन निकल गई।
वो उस नाकाबिले यकीन इत्तला पर सकते में रह गया और बे इख्तियार उस जानब दौड़ पड़ा था जहां गारथा को कैद रखा गया। एक जमीन दोज इमारत थी, हाल नमा कमरे में जिसके बाहर का रास्ता आ जाता था। उसने वो चारे लाशें देखी और उन हैबतनाक लाशों को देखकर उसके होशो हवास रुखसत होने लगे। कत्ल बगैर किसी आले के किया गया था, जबकि ये सब के सब मसला थे और उनके पास पिस्तौल भी मौजूद थे। लेकिन जिस तरह उन्हें कत्ल किया गया था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। गारथा जैसी वहशी औरत से इतने खौफनाक अकदाम की तवक्का शायद आरडी शॉट को भी नहीं थी। वो सहमे हुए अंदाज में उन चारों लाशों को देखता रहा और सूरत हाल के उसके जहन में फिल्म की तरह चलने लगी। वो राहदारी में आगे बढ़ा जहां बाकी 2 लाशें भी मौजूद थीं और उन दोनों को भी इस वहशतनाक तरीके से कत्ल किया गया था। और उस कमरे में जहां गारथा को रखा गया था वो रस्सियां पड़ी हुई थी जिससे उनको बांधा गया था। ये दरवाजा बिल्कुल नाकारा हो गया था और उसे इस तरह की इसकी जगह से हला देना भी एक नाकाम मुमकिन कुन ही था। इसलिए तो किसी बेपनाह ताकत पहलवानुमा आदमी की जरूरत थी। गारथा इस कदर खौफनाक जिस्मानी सलाहियतें भी रखती है, इसका इल्म आरडी शॉट को नहीं था। उसने सरसराते लहजे में कहा, आह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं यकीनन उसके हाथों धोखा खा गया। और भी कई अफराद आरडी शॉट के साथ जहां दाखिल हुए। उसके एक खास साथी आर्गन ने अफसोस भरे लहजे में कहा, इन 6 आदमियों का कत्ल हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस है। वैसे ही हम महदूद तादाद में थे और यकीनन ओशियन ट्रेडर की तरफ से हमें उन लोगों की मौत पर माफ नहीं किया जाएगा। आरडी शॉट ने ख्वानख्वार निगाहों से उसे देखा और बोला, मैंने उन लोगों को कत्ल नहीं किया, मेरा ये मतलब नहीं था मिस्टर शाउट। लेकिन अब क्या हो सकता है? जाहिर है हम सब एक औरत की निगरानी पर तो नहीं मसरूफ हो सकते थे। मेरे ख्याल में फौरी तौर पर ओशियन ट्रेडर को इस हादसे की इत्तला देनी चाहिए। बकवास मत करो। अगर मैं तुमसे मशवरा मांगू तो मुझे मशवरा देना, दरमियान में फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मुझे एहसास है कि आप किस कदर परेशान हैं। फिर उसने चौंक कर कहा, लेकिन हमें उसे तलाश करना चाहिए, वो हमारे बाकी अफराद के लिए भी खतरनाक हो सकती है। सर, मेरे ख्याल में हमें उसे अखनातून पर भी तलाश करना चाहिए। हो सकता है वो शातिर औरत किसी तरह वहां पहुंचने में कामयाब हो गई हो। आरडी शॉट को यह बात किसी कदर बेहतर मालूम हुई, चुनांचे उसने अपने साथियों को इशारा किया और फिर अपने जराए से अखनातून की जानब चल पड़े। वो मुतजस्सिस भी थे और मायूस भी। अखनातून पर मौजूद अफराद जो उसकी निगरानी कर रहे थे मुस्तैद थे और थोड़ी देर बाद जब आरडी शॉट उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसका खैर मकदम किया। आरडी शॉट ने उनसे सूरत हाल मालूम करके उन्हें भी तफसील नहीं बताई और उसके बाद आरडी शॉट अपने साथ आए हुए लोगों के साथ अखनातून के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगा। कई घंटे इस काम में सिर्फ हो गए लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई थी। उधर अखनातून पर मौजूद लोगों ने बताया कि वो रात को पूरी तरह मुस्तअद रहे थे और ऐसी कोई बात नहीं है जो हैरान कुन हो। तब उन्हें गारथा के फरार की कहानी सुनाई गई और उन्हें पूरे एतमाद के साथ कहा कि कम अज कम उस औरत ने इधर रुख नहीं किया है। आरडी शॉट पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। गारथा यकीनी तौर पर अखनातून की जानब नहीं आई थी, लेकिन वो कहाँ है ये एक मुश्किल मरहला था। आर्गन ने ही इस सिलसिले में एक और मशवरा आरडी शॉट को दिया। मिस्टर शाउट, मेरा ख्याल है हमें उन कैदी लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। अभी वो सूरत हाल से बेखबर हैं। उन्हें बेहतर जराए से गारथा के फरार की इतला दी जाए और ये भी बताया जाए कि वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। हो सकता है वो लोग इस सिलसिले में हमें कोई बेहतर मशवरा दे सकें। आरडी शॉट को यह तजवीज़ पसंद आई, चुनाचा वो अखनातून से वापस चल पड़ा। वैसे उसकी जहनी कैफियत एतदाल पर नहीं थी और ना जाने क्यों उसे एक अजीब से खौफ का एहसास हो रहा था। असद चिरादिन एक गहरी सांस ली और दोनों हाथ सर के नीचे लगाकर दरख्त की एक जड़ पर नीम दराज हो गया। दरदाना उसे थोड़ी फासले पर थी और उसकी कैफियत का जायजा ले रही थी। यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी मुतमिन नहीं था। वाक़यात की जो तब्दीलियां उनके साथ हुई थी उन्होंने उन्हें नढाल कर दिया था। शाबान पुरसकून था, ये उसकी फितरत का हिस्सा था और उसके चेहरे पर कभी अज़तराब की लहरें नहीं देखी गई। मुश्किल से मुश्किल हालात में वह बड़े सुकून से वक्त गुजारता। इस वक्त वो ज़हनी तौर पर कितना ही मुस्तरब हो, लेकिन अगर कोई उसका चेहरा देखता तो कतई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके जहन में कोई उलझन है। अलबत्ता वो उन लोगों की जानब से अभी तक मुतमिन था और जान पर खेल कर वो उन इस वादी में देख चुका था जहाँ उन्होंने बसेरा किया था। ये अंदाजा भी लगा चुका था कि वो लोग बज़ाहिर पुरसकून हैं और उन पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। सूरज बुलंदी पर पहुंच चुका था
और समुंदर मदम नजर आ रहा था। बहुत देर तक शाबान इसी तरह बैठा रहा। समुंदर की तलब महसूस हो रही थी। चुनाचा उसने अपना लिबास उतार कर एक महफूज जगह रखा जहां से वो उसे दोबारा बाआसानी हासिल कर सकता था, और उसके बाद एक मुख्तसिर सा लिबास पहने हुए वो समुंदर की जानब बढ़ गया। साहल उसे आवाज दे रहा था और लहरें उसे पुकार रही थीं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जब पानी में होता तो दुनिया से उसकी दिलचस्पी बेहद कम हो जाती और उसे यूं लगता जैसे ये पानी उसका गहरा अजीज है और इससे ज्यादा उसे और कोई शय अजीज नहीं। समुंदर की लहरों में गुम होकर वो सब कुछ भूल गया। पानी की गहराइयों में उसके अंदर जो लानियां पैदा होने लगी और वो मछलियों के गोल देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो पानी में मस्त हरन की तरह कलीलें कर रहा था कि दफतन ही उसे एहसास हुआ कि पानी में उसके अलावा भी और कोई मौजूद है। शाबान साकत हो गया। उसने अभी तक इस इलाके में किसी इंसानी वजूद को नहीं देखा था, लेकिन अब पानी के अंदर उसकी हिस्स उसे धोखा भी नहीं दे सकती थी। कोई था और जरूर था, लेकिन कौन? कोई आबी जानवर या इंसान। लेकिन आबी जानवर कि पानी की हर तरह की चाप से वो वाकिफ था। उसके एहसास कान से ये अंदाजा लगा सकते थे कि इस वक्त जो कोई भी पानी में हरकत कर रहा है वो जानवर नहीं बल्कि इंसान है। शाबान की आंखें दूर दूर तक का जायजा लेती रहीं और फिर उसने गारथा को देख लिया। शाबान का मुंह हैरत से खुल गया। गारथा ज़हरे समुंदर, गारथा को वो अच्छी तरह पहचानता था। इस खतरनाक औरत ने अखनातून की तकदीर बदल दी थी, लेकिन ये यहाँ तन्हा क्या फरार होकर आई है? वो भी तो उसी जगह थी जहाँ बाकी लोग मौजूद थे। ये दूसरी बात है कि उन्हें इस हालत में पहुंचाने वाली वही थी। शाबान के दिल में नफरत का तूफान उठा। उस औरत को काबू में करके उसे मजबूर किया जाए कि वो अखनातून को रिहाई दिलाए तो ये काम बुरा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि समुंदर की ज्यादा गहराइयों में जाकर वो ऊपर उभरे और गारथा को समुंदर में जहर कर ले। अब वो गारथा से ज़हनी तौर पर जंग के लिए तैयार हो गया। पानी की गहराइयों में ज्यादा से ज्यादा तैरने वाले अफराद एक आम मकसद के लिए पानी में उतरते तो इतने ही ऊंचे हो सकते थे जितनी इस वक्त गारथा थी। अलबत्ता शाबान का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचने लगा, लेकिन उसकी बुलंदी से काफी नीचे ताकि उसे उसके बारे में शुबा ना हो सके। वो नहीं जानता था कि ये खतरनाक औरत पानी में किस हद तक तेजो तरार हो सकती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने ऊपर देखा तो उसे यह अंदाजा हो गया कि गारथा उसकी तरह या प्रोफेसर बैरन की तरह तैरने वाली कोई औरत नहीं है, क्योंकि वो सीता पर जाकर सांस ले रही थी। शाबान आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता रहा। गारथा को पानी की सतह पर पकड़ना खतरनाक हो सकता था। मुमकिन है कुछ और लोग भी उसके साथ हों जो आसपास कहीं हों। ऐसी ज्यादा से ज्यादा पानी की गहराइयों में ले जाया जाए ताकि सूरत हाल शाबान के काबू में आ सके। गारथा चंद लम्हात पानी में सांस लेती रही और उसके बाद एक बार फिर उसने गोता लगाया, लेकिन शाबान अब उससे ज्यादा फासले पर नहीं था। गारथा को भी फौरन ही ये एहसास हो गया कि कोई नजदीक मौजूद है। चुनाचा वो बर्क रफ्तारी से ऊपर की जानब बुलंद हुई, लेकिन शाबान ने नीचे से उसका बाँव पकड़कर उसे घसीट लिया। उसने फौरन ही पलटकर एक मखसूस दाव के जरिए अपना पांव उसकी गर्दन पर मारा, लेकिन ना जाने क्यों अजीब से अंदाज में बल खाकर रह गई। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि जिस इंसानी जिस्म ने उसे पकड़ा है वो इतना सख्त और पत्थर जैसा होगा कि उसके पांव की ज़रब उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। ताहम हार मारने के लिए तैयार नहीं थी। शाबान की गिरफ्त में उसका पांव फंसा हुआ था। उसने गहरा गोता लगाया और शाबान की गर्दन को पकड़ने की कोशिश की। ये गर्दन भी उसके दोनों हाथों की गिरफ्त में आ गई। मार्शल आर्ट्स की एक ऐसी माहर जो बेशुमार अफराद को तरबियत दे चुकी थी, और उसकी तरबियत याफ्ता बहुत सी लड़कियां और मर्द नाकाबिल तस्खीर बन चुके थे, पानी में शाबान पर अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने लगी। लेकिन उसे दांतों पसीने आ रहे थे, क्योंकि जिस शख्स की उसने गर्दन पकड़ी थी वो इंसान तो था ही नहीं। गारथा बरथा शाबान की तरह आंखें खोलकर उसे नहीं देख सकती थी। चुनाचा आंखें बंद किए ही किए वो अपना अमल दोहरा रही थी, लेकिन शाबान को उसकी गिरफ्त से निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। गारथा इस पथरीले इंसान के बारे में ये अंदाजा तो लगा चुकी थी कि उसका जिस्म गैर मामूली कुव्वतों का हामिल है, लेकिन वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। अपने तौर पर वो भी एक अच्छी तैराक थी और जानती थी कि पानी में कितनी देर रहा जा सकता है। वो ये कोशिश कर रही थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो वो उसकी कोई ज़रब उसके दुश्मन के जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर कार आमद हो जाए कि उसका पांव उसकी गिरफ्त से निकल सके, और इस सिलसिले में उसने अपने बेहतरीन दाव आजमाए थे।
लेकिन जिस शख्स से उसका पानी में मुकाबला था वो वाकई बड़ी खतरनाक हैसियत का हामिल था। गार्था की हर ज़रब उसके जिस्म पर नाकाम हो रही थी। शाबान ने उसका पांव छोड़ा और उसकी बगलों में हाथ डालकर गर्दन से दबा लिया। वो बेबस हो गई थी, ताहम उसने अपनी तमाम तर कुव्वत सिर्फ करके ऊपर उठने की कोशिशें जारी रखी ताकि पानी की सतह पर जाकर सांस ले सके और नए सिरे से अपने दुश्मन से मुकाबला करे। इस कोशिश में अलबत्ता वो काफी हद तक कामयाब हो गई और चंद ही लम्हात के बाद उसका सर पानी की सतह से बुलंद हो गया। तभी उसने अपने मद्दे मुकाबल को देखा और दूसरे लम्हे उसकी ज़हनी सलाहियतें खत्म हो गईं। भला शाबान को वो कैसे नहीं पहचानती। इस बार उसने पूरी कुव्वत से एक खड़ा हाथ शाबान के सर पर रसीद किया और शाबान के जिस्म में हल्की सी कमजोरी नमूदार हुई। ताहम उसने पलटकर पानी में गोता लगाया और एक बार फिर गार्था की कमर को पकड़कर उसे पानी ही में उठा दे मारा। गार्था अब खासी नढाल हो चुकी थी। इतनी देर तक जंग करने से उसके आसाब मफलूज होते जा रहे थे और वो ये अंदाजा लगा रही थी कि अगर पानी में उसे ज्यादा देर तक रहना पड़ा तो वो बेहोश हो जाएगी। चुनाचा इस बार उसने अपना सबसे शानदार दाव आजमाया और दोनों हाथ और पांव कीकड़े की तरह शाबान के जिस्म में प्यूसत कर दिए। शाबान के जिस्म से इस तरह लिपट कर उसे एक अजीब सी हरारत का एहसास हुआ और वह दूसरे लम्हे वो चौंक सी पड़ी। ये लतीफ हरारत उसके ज़हनो दिल में इसके पहले कभी बेदार नहीं हुई थी। एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा अंदाज था। वो एक लम्हे के लिए मगलूब सी हो गई और यही लम्हा शाबान के लिए कारआमद साबित हुआ। उसने गार्था की कंपनी पर एक ज़रब लगाई और उसके दोनों हाथ पांव पानी में फैल गए। वो ज़हनी तौर पर मुअत्तल हो गई। शाबान उसे घसीटता हुआ किनारे की जानब ले जाने लगा। इस दौरान उसे यह अंदाजा हो गया कि गार्था तन्हा है। गार्था अब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई थी। शाबान उसे संभाले हुए किनारे तक लाया। उसके बाद किनारे से उठाकर उसने गार्था को अपने कांधे पर डाल दिया। बेहोश गार्था उसके कांधे पर झूल रही थी। उसके जिस्म पर भी लिबास मुक्त से ही था। गालिबन वो भी पानी में नहाने के लिए ही उतरी थी और उससे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वहां उसका टकराव शाबान से हो जाएगा। शाबान उसे लिए हुए एक दरख्त के नीचे पहुंच गया और उसके बाद उसने गार्था को वहां लिटा दिया। वो कड़ी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। उसकी आंखों में कोई कैफियत नहीं थी सिवाय इसके एक दुश्मन उसके सामने है जिससे उसे कोई हमदर्दी नहीं है। गार्था बहुत ज्यादा बेहोश ना रही। थोड़ी ही देर बाद उसकी पलकें झपकने लगी और फिर उसने गालिबन शाबान ही को देखा था, जिस्मानी तौर पर बेहद तवाना और अच्छा। फौरन ही संभल कर उठने की कोशिश की और उठकर बैठ गई, लेकिन चंद लम्हात कबल जो कैफियत उस पर तारी हुई थी वो उसे फौरन ही याद आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, तुम शाबान हो ना? हाँ, शाबान ने सपाट लहजे में कहा। तुम इंसान हो? उसने फिर सवाल किया और शाबान ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। गार्था वर्था फिर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाबान ने कोई जवाब नहीं दिया। गार्था ने खुद ही चौंक कर फिर कहा, ओह, तुम तो वहां से फरार हो गए थे। हाँ, इब्तिदा ही से तुम वहां मौजूद नहीं थे। शाबान अब भी कुछ ना बोला तो गार्था हंस पड़ी और कहने लगी, बैठ जाओ। हैरत की बात है कि तुम मुझे मिल गए। मुझे तो तुमसे बहुत सी अधूरी बातें करना थी। और हाँ, जरा मेरे करीब तो आओ, जरा इधर आओ, थोड़ा और करीब। बराह करम मेरे और करीब आओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, आप मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो कर चुकी हैं मैडम क्लोपैट्रा। क्लोपैट्रा नहीं, गार्था वर्था। तुम मुझे गार्था कह सकते हो। क्या मतलब? शाबान हैरत से बोला, मेरा नाम गार्था है। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी शाबान, लेकिन शर्त यह है कि अब तुम दोस्तों के अंदाज में मेरे सामने बैठो। तुम मेरी साथियों की दुश्मन हो, तुम मेरी दोस्त कैसे हो सकती हो मैडम? प्लीज मुझे गार्था कहो, मुझे क्लोपैट्रा के नाम से नफरत है। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, बात दरअसल ये है मैडम गार्था कि मैंने अभी तक ना आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की ना कुछ सोचा। अलबत्ता ये अंदाजे लगाता रहा कि मैं आपके बारे में कि आप हमारी दोस्त नहीं हैं। इब्तिदा ही से मुझे आप पर शुबा था, लेकिन मैं उन लोगों के सामने अपनी जुबान नहीं खोल सकता था। हाँ, अपने तौर पर मैं आपकी उन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मसरूफ रहा जो मेरे साथियों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन मैं क्या करता, वो लोग खुद ही आपसे धोखा खाने पर आमादा थे।
तुम बहुत ज़हीन और चालाक हो अखनातून, पर तुमने मेरी सबसे बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी, वरना शायद हमें इधर का रुख ना करना पड़ता। शाबान खामोशी से उसे देखता रहा। गारसा फिर बोली, ताहम मैं तुमसे नाखुश नहीं हूँ और चंद लम्हात पहले तुमसे मुतासर नहीं थी, लेकिन पानी में तुमने जो मुझसे खौफनाक जंग की है उसने मेरे जहन में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर दी जो शायद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। वो ये कि मैं तुमसे मुखलिस हूँ और इस सच्चाई का अमली सबूत मैं उस वक्त तुम्हें नहीं दे सकती। हाँ, अगर चाहे कुछ लम्हात दोस्ताना अंदाज में मेरे साथ गुजारो तो शायद मैं तुम्हें इसका यकीन दिला सकूं। मैडम, मैंने इस दुनिया में होश संभालने के बाद लोगों पर एतमाद करना सीखा है, और सिर्फ इतना कि आपको भी बता देना चाहता हूं कि अपने बारे में एतमाद कर लिया करता हूं, और इसके बावजूद मेरे साथ बेएतमादी का सलूक किया जाए तो वक्त मुझे इसकी मोहलत देता है कि मैं अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सकूं। तुम यकीनन ऐसा कर सकते हो, मैं इसे खलूसे दिल से तस्लीम करती हूँ। मैंने तुम पर अपने वो दाव आजमाए हैं जो इससे पहले मैंने अगर किसी शख्स पर आजमाए होते तो वो दोबारा एक लम्हे सांस नहीं ले सकता। लेकिन तुम्हारा ये बदन, जरा मुझे इस जिस्म को छू कर देख लेने दो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। गारसा ने शाबान के बाजू पर हाथ रखा, उसे दबाया और उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आम इंसानों जैसा। लेकिन पानी में क्या हुआ था? यकीनन पानी में तुम एक पुरअसरार कुव्वत हासिल कर लेते हो। ओशियन ट्रेजर के लोगों का यही ख्याल था कि तुम कोई ऐसी अनोखी मखलूक हो जिसे कोई भी आज तक नहीं समझ पाया। तुम्हारा ये जिस्म इस वक्त एक दिलकश मर्दाना जिस्म है, लेकिन पानी के अंदर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे लोहे का कोई मुजस्मा हो या कोई ऐसा फौलादी इंसान जिसके जिस्म के किसी हिस्से में कोई लचक ना हो। तअज्जुब है, इंतहाई तअज्जुब की बात है। अब तो मैं जाती तौर पर भी तुम पर तजर्बा करने के लिए मजबूर हो गई हूँ। शाबान खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। खुद शाबान का चेहरा उस वक्त भी हर तरह के तासरात से आरी था। गारसा ने कहा, तुम मुझसे कुछ बोलोगे नहीं और कुछ नहीं बताओगे मुझे अपने बारे में? शाबान गहरी निगाहों से गारसा का जायजा ले रहा था। उसके जहन में बेपनाह तजस्सुस था और वो ये जानना चाहता था कि गारसा यहाँ कैसे पहुंच गई, या इतना फासला तय करके वो इस जगह क्यों आई है। चुनांचे उसने फौरन ही अपना रवैया तब्दील कर लिया और आहिस्ता से बोला, मैडम, सबसे पहले तो मुझे आपका ये बदला हुआ नाम अपनी जुबान से अदा करते हुए भी ताज्जुब होता है। दूसरी बात ये कि मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं। मेरा ख्याल है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती होंगी, वो कुछ जो जहां अखनातून पर मौजूद दूसरे लोग जानते हैं। गारसा मुस्कुरा दी। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में उन लोगों से कुछ ज्यादा ही जानती हूँ। तुम इस वक्त कहाँ चले गए थे जब आर्नडोम जहाज पर हमला आवर हुआ था और दूसरे लोगों को उसने अपने कब्जे में कर लिया? ये तो मुझे बहुत देर के बाद मालूम हुआ कि तुम उनके दरमियान नहीं हो। मैडम, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि मेरे साथी उस शख्स के कब्जे में चले गए हैं जिसका नाम तुमने आर्नडोम लिया। मैं उसकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता था, चुनांचे मैं जहाज से पानी में कूद गया और उसके बाद तैरता हुआ दूर निकल गया। तुम ऐसी अनोखी हकीकतों से रोशनास होगे डियर शाबान के हैरान रह जाओगे, और इन हकीकतों से तुम्हें रोशनास करने वाली सिर्फ मैं हो सकती हूँ। मैं तुम्हारी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी दोस्ती कबूल करोगे? मैडम वर्षा, शायद मैं इस दुनिया में किसी का दुश्मन नहीं हूँ। दुश्मन ना होना दूसरी बात है और दोस्त होना बिल्कुल अलग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर मैं तुम्हारी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। गारसा वर्षा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शाबान चंद लम्हात उसे देखता रहा और फिर उसने मसलतन गारसा वर्षा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। गारसा वर्षा ने पुष्ट अंजोश अंदाज में उसे एक झटका देकर अपने करीब कर लिया और कहने लगी, तुम शायद इस कायनात में मेरे तन्हा दोस्त हो डियर शाबान, और ये फैसला चंद लम्हात का फैसला है, लेकिन है फैसला, और जब मैं कोई फैसला करती हूँ तो फिर वो फैसला होता है और उसमें तब्दीली मौत की कीमत पर भी नहीं होती। समझ रहे हो ना मेरी बात? शाबान ने मासूमियत से गर्दन हिला दी। गारसा वर्षा कुर्बान होने वाली निगाहों से उसे देखने लगी, फिर हैरान लहजे में बोली, और मुझे हैरत है कि इससे पहले तुम मेरी निगाहों में इस अंदाज में क्यों नहीं आए। खैर, जो होता है बेहतर होता है, चाहे वो देर से ही क्यों ना हो। आओ अब हम बैठकर इत्मीनान से बातें करें। और सुनो, मैं भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने पीने की कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे मैं शिकम सेरी कर सकूं? फलों के अलावा और कुछ नहीं है। फल दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज होते हैं और मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है। फलों का जखीरा मेरे पास मौजूद है, लेकिन कुछ फासले पर आओ उधर चलें। शाबान ने भी दोस्ताना अंदाज में कहा। गालबन अपने जहन में भी उसने कोई फैसला किया था जिसका इजहार वो गारसा वर्षा पर नहीं कर सकता था। फलों का जखीरा वाकई उसने एक दरख्त के पास जमा कर लिया था। उसने खुश रंग और खुश रहका फल गारसा वर्षा के सामने रख दिए और मुस्कुराती निगाहों से शाबान को देखते हुए ये फल खाने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
اور میرے دوست، میری زندگی کا سب سے قیمتی انسان کی طرف سے یہ پہلا تحفہ مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بہت شکریہ شابان، بہت بہت شکریہ۔ گارتھا ورتھا ویسے بھی نارمل عمر عورت نہیں تھی۔ اس کے انداز میں جو اچانک تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں وہ ایک تاریخ بن جاتی، اور اس تاریخ سے ایسی بہت سی بھیانک داستانیں وابستہ تھیں جنہیں دہرانا عجیب لگتا ہے، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ شابان کے سلسلے میں وہ غیر مخلص نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے انداز میں کوئی مکاری تھی، بلکہ اس وقت سچ مچ شابان سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ اسے جاننے والے اس کی زندگی کا پہلا واقعہ کہہ سکتی تھی۔ شابان کے لیے اس کے دل میں کوئی مصلحت یا کوئی کھوٹ نہیں تھی، اس سے بس وہ وجود یاد تھا جو پانی میں اس پر حاوی ہو گیا تھا، اور شاید کسی کو حاوی دیکھا ہو۔ اب تک وہ دوسروں پر حاوی ہوتی رہی تھی، اور زندگی میں جب یہ پہلا موقع آیا تو وہ حاوی ہونے والے پر قربان ہو گئی تھی، اور اگر کوئی تجزیہ نگار اس کا تجزیہ کرتا تو اسے یقینی طور پر گارتھا ورتھا کے اس انداز پر شدید حیرت ہوتی، لیکن سامنے ایک ایسا سادہ لو نوجوان تھا جو بہت سی کیفیات کو کم از کم سمجھنے کا اظہار نہیں کرتا تھا، جس طرح گارتھا ورتھا اپنی ذات میں منفرد تھی۔ شابان بھی آج تک اپنے قریب ترین شناساؤں کے لیے معمہ بنا ہوا تھا۔ کافی پھل کھانے کے بعد گارتھا ورتھا اسی جگہ دراز ہو گئی۔ وہ اپنے آپ سے بے حجاب خاموشی سے شابان کے سامنے تھی۔ شابان نے آہستہ سے اس سے کہا، میرا لباس دوسری جانب ہے، تم مجھے اجازت دو میڈم ورتھا کہ میں لباس تبدیل کر لوں۔ اوہ لباس، ہاں مگر میرا لباس تو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کتنے فاصلے پر؟ کیا اس جگہ جہاں تمہارا قیام ہے؟ شابان نے پوچھا، اور گارتھا ہنس پڑی، پھر بولی، جاؤ تم اپنا لباس تبدیل کر لو، بعد میں میں اپنا لباس جا کر لے آؤں گی، لیکن وہ وہاں نہیں ہے جہاں میں نے قیام کیا تھا۔ اور سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی آیا کہ اب میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے کی منزل سے بہت دور نکل آئی ہوں شابان۔ میں نہیں جانتی کہ تم دنیا کو کتنا سمجھتے ہو، لیکن کم از کم تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا۔ کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر میرا لباس وہاں موجود ہے تو میں وہاں جا کر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی اور تمہیں گرفتار کرا دوں گی؟ شابان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں لباس تبدیل کر لوں، اس کے بعد تمہاری اس بات کا جواب دوں گا میڈم ورتھا۔ ورتھا نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور شابان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly